5 अप्रैल 2024 रात 9:45 लागोस, नाइजीरिया। उस रात लागोस की सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा था। शहर की आम हलचल जैसे कहीं गायब हो गई थी। दूर कहीं जनरेटर की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे बीच बीच में आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज रोक रही थी। लेकिन यूबीए बैंक के हेडक्वार्टर में कुछ ऐसा हो रहा था जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक रात 9:45 पर बैंक की तिजोरी के सारे अलार्म अचानक बंद हो गए। मोशन डिटेक्टर्स, सीटीवी कैमरे, सिक्योरिटी सिस्टम, सब कुछ ऐसे बंद हो गया जैसे कभी था ही नहीं। सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में लगे मॉनिटर्स हल्के से झपके और फिर पूरी तरह काले हो गए। ड्यूटी पर मौजूद गार्ड्स को लगा कि यह बस कोई टेक्निकल खराबी है। उनमें से एक ने जम्हाई लेते हुए कहा, सिस्टम को रिबूट करो। लेकिन यह कोई मामूली गड़बड़ी नहीं थी। अगली सुबह 8 बजे जब बैंक के कर्मचारी रोज की तरह पहुंचे तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे किस मुसीबत को देखने वाले हैं। जो कुछ हुआ उसने पूरे देश में हड़कंप मचा दी। महीनों तक न्यूज चैनलों, जांच एजेंसियों और क्राइम विशेषज्ञों की कहानियों में यही चर्चा होती रही। बैंक में विशाल स्टील की तिजोरी, जिसे तोड़ना नामुमकिन था, पूरी तरह खुली पड़ी थी। जहां कभी कैश के ढेर लगे रहते थे, वहां अब सिर्फ खाली जगह थी। $4 मिलियन गायब हो चुके थे। ठंडी फर्श पर बड़ी ही सलीके से रखा एक छोटा सा हाथ से लिखा नोट मिला। उसके किनारे थोड़े मुड़े हुए थे, जैसे उसे सोच समझकर वहां रखा गया हो। नोट पर लिखा था, परिवर्तन के लिए सामग्री, अन्याय की एक चुटकी, मजबूरी का एक टुकड़ा, भ्रष्टाचार की आग में पकाएं और ठंडा परोसें। मेरे हिसाब से यह वाक्य यह कहना चाहता है कि अगर हम बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें समाज में होने वाले अन्याय, मजबूरी, भ्रष्टाचार और अपने द्वारा किए गए कुकर्मों को पहचानना होगा और फिर इन सभी को समझने के बाद बदलाव के लिए कदम उठाना होगा। यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह जरूरी है। अधिकारियों के लिए यह मामला किसी पहेली से कम नहीं था। आखिर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने वाला कौन था? किसी ने डिजिटल हैकिंग और असली दुनिया की चालाकी को इतनी सफाई से कैसे मिलाया? और उस रहस्यमयी नोट का असली मतलब क्या था? इन सवालों का जवाब पाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एक ऐसी महिला की जिंदगी में झांकना होगा जिस पर किसी को शक भी नहीं था। एक ऐसी महिला जिसकी चुपचाप रहकर सीखने की आदत उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। 18 अक्टूबर 1991, सुरुलेरे, लागोस। एक ऐसा इलाका जहां हर दिन जिंदगी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अमारा जॉनसन का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां अनुशासन ही जिंदा रहने का तरीका था और सपने देखना किसी लग्जरी से कम नहीं था। अमारा के पिता एमेका जॉनसन सरकारी नौकरी में थे। दिन भर ऑफिस के काम से जूझने के बाद जब वे घर लौटते तो उनके झुके हुए कंधे उनकी मेहनत की कहानी बयां करते। उनकी मां नगोजी स्कूल टीचर थीं। उन्हें पूरा भरोसा था कि शिक्षा जिंदगी बदल सकती है, भले ही कोई भी उनके खिलाफ हो। अमारा 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, लेकिन बचपन से ही सबसे अलग थी। जब उसके भाई बहन बाहर खेलना पसंद करते थे, तब अमारा रेडियो खोलकर यह समझने की कोशिश करती थी कि वह चलता कैसे है। उसकी जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं थी। 12 साल की उम्र तक आते आते अमारा का सामना कंप्यूटर और इंटरनेट से हुआ। उस दौर में लागोस में इंटरनेट कैफे खुलने लगे थे और वहीं से उसकी तकदीर बदलने लगी। कैफे में कंप्यूटर स्क्रीन की चमक और इंटरनेट की इतनी बड़ी दुनिया ने उसे जैसे जादू में बांध लिया। स्कूल के बाद वह घंटों वहां बैठती, अपने जमा किए गए पैसों को वह कैफे में लगा देती और घंटे तक कंप्यूटर में कुछ न कुछ किया करती थी। कैफे के मालिक मिस्टर टुंडा ने उसकी लगन देखी। उन्होंने उसे वहां से भगाने के बजाय उसे बेसिक कोडिंग और HTML सिखानी शुरू कर दी। यही भविष्य है, वे अक्सर कहते, और अमारा अपने पुराने नोटबुक में हर बात लिख लेती। 15 साल की उम्र तक आते आते वह छोटे छोटे प्रोग्राम लिख सकती थी। कंप्यूटर में आई छोटी मोटी दिक्कतों ठीक कर सकती थी। वह सिर्फ तकनीक इस्तेमाल नहीं करती थी, उसे गहराई से समझती थी। लेकिन कंप्यूटर के अलावा उसे एक और चीज बेहद पसंद थी, खाना बनाना। उसकी मां गोजी अक्सर उसे अपना किचन असिस्टेंट कहकर बुलाती थी। दोनों मिलकर नाइजीरियन पारंपरिक खाने बनाते, जोलोफ राइस, एगुसी सूप, पाउंडेड यैम। छोटा सा घर और बाहर शहर की हल्की हलचल, लेकिन किचन के अंदर स्वाद और खुशबू की अपनी एक अलग दुनिया थी। अमारा के लिए खाना बनाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं था, यह एक कला थी। उसे सटीक नापतौल में सुकून मिलता था और अपने हाथों से बनाई हुई चीजों को दूसरों के साथ बांटने में खुशी। उसकी दुनिया 2 हिस्सों में बंटी थी, एक डिजिटल और दूसरी रसोई की। जहां दूसरी लड़कियां परिवार की उम्मीदों के मुताबिक अपने भविष्य की प्लानिंग कर रही थीं, वहीं अमारा का सपना कुछ और था। वह एक शानदार शेफ और एक बेहतरीन टेक एक्सपर्ट बनना चाहती थी। उसे ऐसी चीजें बनानी थी जो मायने रखती हों, चाहे वह मसालों से भरी एक बेहतरीन डिश हो या परफेक्ट तरीके से लिखा गया कोड। लेकिन लागोस ऐसा शहर नहीं था जो किसी के सपनों को इतनी आसानी से सच होने देता। 2008 में जब उसने सेकेंडरी स्कूल खत्म किया तो लागोस के एक छोटे से कुकिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया। घर वाले खुश नहीं थे। खाना बनाना कोई करियर नहीं है, उसके पिता ने कहा। लेकिन अमारा ने हार नहीं मानी। 2 साल तक उसने हर छोटी बड़ी चीज सीखी, चाकू पकड़ने की सही तकनीक से लेकर अलग अलग देशों के खास व्यंजन बनाने तक। 2010 में जब वह ग्रेजुएट हुई तो वह सिर्फ एक कुक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शेफ थी जिसे हर छोटे से छोटे डिटेल का ध्यान रखना आता था। 2015 तक अमारा ने खुद 2 जगहों पर पहचान बना ली थी, किचन में और इंटरनेट पर। ऑनलाइन वह एक छाया की तरह थी, हैकिंग कम्युनिटीज में मौजूद, सब कुछ देखती हुई, लेकिन कभी ज्यादा पोस्ट न करने वाली। उसने अपनी पहचान हमेशा छिपा कर रखी। उसका हुनर साल दर साल निखरता गया, लेकिन उसने कभी इस स्किल का गलत इस्तेमाल नहीं किया। कम से कम तब तक नहीं जब तक उसकी जिंदगी ने करवट नहीं ली। अक्टूबर 2023 में लागोस के एक हाई-फाई रेस्तरां ऑर्किड रूम में चोरी की वारदातें शुरू हुई। महंगे किचन इक्विपमेंट्स, इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स जैसे ट्रफल्स, पुरानी वाइन की बॉटल्स, विदेशी केसर गायब होने लगे। रेस्टोरेंट मैनेजमेंट आगब बोला था, उन्हें किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराना था। रेस्तरां के मालिक मिस्टर फालारिन, जो अपने महंगे सूट और गुस्सैल स्वभाव के लिए जाने जाते थे, ने बलि का बकरा अमारा को बना दिया। तुम्हें निकाल दिया जाता है, उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, बिना उसकी सफाई सुने। अमारा सच्चाई जानती थी।
फलारिन खुद चोरी कर रहा था ताकि अपने जुए के कर्ज चुका सके, लेकिन वह ताकतवर था, उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता था। अमारा को बेइज्जती के साथ रेस्तरां छोड़ना पड़ा। उसकी मेहनत से बनाई हुई पहचान एक झटके में मिट गई। दिन हफ्तों में बदल गए। वह अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठी रही। उसका गुस्सा धीरे धीरे एक नए रूप में बदल रहा था, एक मजबूत इरादे में। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसके साथ हुई नाइंसाफी नहीं थी, यह उस समाज की सच्चाई थी जहां ताकतवर लोग कमजोरों को कुचलते हैं, जहां भ्रष्टाचार फलता फूलता है और जहां उसके जैसे टैलेंटेड लोगों की कोई कदर नहीं। उसने खुद से कहा, अब मैं इन्हें दिखाऊंगी। अब पहली बार अमारा की दोनों दुनिया, टेक्नोलॉजी और परफेक्शन, एक साथ आने वाली थी। अमारा ने महीनों तक अपनी योजना पर काम किया। उसने यूबीए बैंक को अपना टारगेट चुना, नाइजीरिया का सबसे बड़ा और सम्मानित बैंक। उसके लिए यह बैंक सिर्फ एक इमारत नहीं था, यह एक प्रतीक था दौलत और भ्रष्टाचार का। यह लालच की बात नहीं थी, अमारा को दुनिया को एक संदेश देना था। अपने हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उसने बैंक की डिजिटल सिक्योरिटी में सेंध लगाई। नेटवर्क, सिक्योरिटी सिस्टम, एम्प्लॉयज के रूटीन, शिफ्ट चेंज, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, उसने हर चीज की डिटेल स्टडी की। वह कुछ भी किस्मत पर नहीं छोड़ना चाहती थी। रात 9:45 पर अमारा ने अपनी योजना को अंजाम दिया। उसने बैंक की सिक्योरिटी सिस्टम को रिमोटली डीएक्टिवेट कर दिया। अलार्म, कैमरे, मोशन डिटेक्टर्स, सब कुछ जैसे पलक झपकते ही बंद हो गया। सिक्योरिटी गार्ड्स को लगा कि यह बस एक मामूली टेक्निकल गड़बड़ी है। सिस्टम को रिब्यूट कर दो, उनमें से एक ने कहा। लेकिन अमारा के लिए यह कोई गड़बड़ी नहीं, बल्कि परफेक्ट प्लान था। वह मेंटेनेंस वर्कर के भेष में फर्जी आईडी के साथ बैंक के अंदर दाखिल हो गई। बिल्डिंग के अंधेरे हॉलवे में वह ऐसे चल रही थी जैसे वह वहीं की हो। जब वह वॉल्ट तक पहुंची तो उसकी तैयारी रंग लाई। उसने पहले से लिखे हुए कुछ कोड्स का इस्तेमाल कर वॉल्ट के डिजिटल लॉक को बायपास कर लिया। कुछ ही मिनटों में वह विशाल स्टील डोर बिना किसी आवाज के खुल गया। अंदर ढेरों कैश रखे थे, बड़े करीने से सजे हुए, इतनी रकम जितनी आम लोग जिंदगी भर नहीं देख पाते। अमारा ने $4 मिलियन उठाए और उन्हें साधारण काले बैग्स में भर दिया। जाने से पहले उसने वॉल्ट के फर्श पर एक हाथ से लिखा हुआ नोट रख दिया। वह नोट कोई जल्दबाजी में लिखा गया मैसेज नहीं था, बल्कि एक सोची समझी कविता थी, उसकी कुकिंग की दुनिया और उसके इरादों का एक संदेश। परिवर्तन के लिए सामग्री, अन्याय की एक चुटकी, हताशा का एक तड़का, भ्रष्टाचार की आग पर पकाएं, ठंडा पर उसे। अमारा उसी रास्ते से बैंक से बाहर निकली जिस रास्ते से आई थी। जब तक सूरज लागोस के ऊपर निकला वह शहर से काफी दूर जा चुकी थी, अपने पीछे सिर्फ अफरा तफरी, सवाल और रहस्य छोड़कर। सुबह लागोस वैसे ही जगह जैसे हर दिन। सड़कों पर भीड़ उमड़ने लगी। लोग येलो मिनी बसों, डॉन फोर्स में ठूंसे हुए अपने काम की तरफ भाग रहे थे। स्ट्रीट वेंडर्स गर्मागर्म नाश्ता बेच रहे थे। स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे कतारों में स्कूल जा रहे थे। हर चीज वैसे ही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में शहर की सबसे बड़ी चोरी का खुलासा होने वाला था। इसी बीच सुरुलेरे के एक छोटे से कैफे में एक कोने की सीट पर अमारा जॉनसन बैठी थी। उसका चेहरा आधा किताब के पीछे छिपा था। बाहर से देखने पर वह किसी आम वर्किंग प्रोफेशनल जैसी लग रही थी। कानों में हेडफोन, हाथ में चाय का कप। उसके बैग की हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसके अंदर हर वो चीज थी जो उसे रात में अंजाम देने वाले मिशन के लिए चाहिए थी। फर्जी आईडी, एनक्रिप्टेड ड्राइव्स, एक नकली मेंटेनेंस वर्कर की यूनिफॉर्म और उसके भागने का सटीक प्लान। उसकी उंगलियां हमेशा की तरह शांत और स्थिर थी, लैपटॉप के कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। महीनों से उसने जिस कोड को तैयार किया था, जो यूबीए बैंक की सिक्योरिटी सिस्टम को चुपचाप बंद कर देगा, अब वह चलाने के लिए तैयार था। उसने हर लाइन को ध्यान से चेक किया, कोई गलती नहीं होनी चाहिए जिससे कि सिस्टम उसे ट्रेस कर सके। शांत रहो, उसने खुद से कहा और लैपटॉप बंद कर दिया। लागोस की हलचल में खोते हुए अमारा शहर के और अंदर तक घुस गई। एक छोटी सी गली के अंदर उसने एक पुरानी दुकान का रुख किया। वहां एक बुजुर्ग आदमी बैठा था जिसे लोग बाबा जीडे के नाम से जानते थे। बिना कोई सवाल किए बाबा जीडे ने उसे एक प्लास्टिक बैग थमाया। उसके अंदर थी एक ऑन रेंज मेंटेनेंस यूनिफॉर्म जिस पर यूबीए बैंक का लोगो था, साथ में एक आईडी कार्ड जो देखने में असली जैसा ही था, एकदम परफेक्ट। बाबा जीडे का काम हमेशा बेदाग होता था। अंडरवर्ल्ड में उसे सबसे भरोसेमंद नकली पहचान बनाने वाला माना जाता था। बाबा जीडे ने धीरे से कहा, अपनी धुंधली आंखों से अमारा का चेहरा टटोलते हुए, आज रात कोई गलती मत करना। अमारा हल्का सा मुस्कुराई, नहीं होगी। जैसे ही सूरज ढला, यूबीए बैंक का मुख्यालय धीरे धीरे खाली होने लगा। स्टाफ के लोग हंसते हंसते बाहर निकले, अपने हफ्ते भर की मेहनत और शिकायतों के साथ। रात की सिक्योरिटी टीम अपनी ड्यूटी संभालने लगी, दिन की टीम को रिप्लेस करते हुए। सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में गार्ड्स मॉनिटर पर लाइव सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। स्क्रीन पर बैंक के खाली कॉरिडोर, लॉक्ड वॉल्ट और इधर उधर घूमते कुछ स्टाफ मेंबर्स दिखाई दे रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन गार्ड्स को अंदाजा भी नहीं था कि ठीक इसी वक्त किसी कोने में एक मास्टरमाइंड अपने प्लान को अंजाम दे रहा था। कुछ ही कीबोर्ड स्ट्रोक्स के साथ अमारा का लिखा हुआ कोड सक्रिय हो गया। सर्वर रूम की लाइटें हल्के हल्के टिमटिमाने लगीं। बैंक की सुरक्षा अलार्म्स बंद हो गईं। सीसीटीवी कैमरे फ्रीज हो गए। उनकी स्क्रीन पर पहले से रिकॉर्ड किए गए फुटेज लूप में चलने लगे। सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में बैठे गार्ड्स को सब कुछ सामान्य लगा। स्टेप 1 पूरा, अमारा ने हल्की आवाज में कहा। अब मैं बैंक के उस हिस्से की ओर बढ़ूंगी जहां बैंक का सबसे सुरक्षित स्थान था, वॉल्ट रूम। यह वह जगह थी जहां अरबों की संपत्ति रखी जाती थी और जिसे किसी भी अपराधी के लिए भेद पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अमारा के लिए यह चुनौती पहले ही हल हो चुकी थी। उसका कोड बैंक के डिजिटल लॉक सिस्टम को बाईपास कर चुका था। जब वह भारी भरकम स्टील के दरवाजे तक पहुंची तो उसने लॉक के पास छिपे एक छोटे कंसोल में पहले से तैयार किया हुआ ओवरराइड कोड डाला। कुछ ही सेकंड में एक हल्की क्लिक की आवाज हुई और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। कमरा ठंडा और चमचमाती सफेद रोशनी से भरा था। चारों तरफ करीने से रखी गई कैश की गड्डियां रखी थीं, कई मिलियन डॉलर जो बड़ी ही सही ढंग से गिनकर जमा किए गए थे। अमारा ने तेजी से काम किया। उसने $4 मिलियन काले डफल बैग्स में भरे।
हर बैग का साइज पहले से तय था ताकि जरूरत से ज्यादा भार न हो। वह न तो घबराई और न ही विचलित हुई। उसका चेहरा एकदम शांत था। लेकिन जाने से पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा नोट निकाला, उसका आखिरी संदेश जिसे वह पीछे छोड़कर जाने वाली थी। वह झुकी और उस नोट को सावधानी से वॉल्ट की ठंडी फर्श पर रख दिया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, फिर उसने मुड़कर बैंक छोड़ दिया। वह उसी सर्विस एंट्रेंस से बाहर निकली जहां से आई थी। अब उसके बैग भारी हो चुके थे, लेकिन उसके कदम उतने ही सधे हुए थे। बाहर रात का सन्नाटा पसरा था। 2 ब्लॉक दूर एक टैक्सी इंतजार कर रही थी, जिसे उसने पहले ही एक फर्जी नाम से बुक कर लिया था। ड्राइवर ने हल्का सा सिर हिलाकर उसका स्वागत किया, जैसे किसी आम सवारी को कर रहा हो। कहां जाना है? उसने पूछा। इबादान, अमारा ने जवाब दिया। यह शहर लागोस से लगभग 120 किलोमीटर दूर था। यह सिर्फ उसकी यात्रा की शुरुआत थी। जब बैंक के कर्मचारी सुबह अपने रोजमर्रा के काम पर पहुंचे तो सबसे पहले सिक्योरिटी हेड को कुछ अजीब लगा। कैमरे काम नहीं कर रहे, उसने स्क्रीन को घूरते हुए कहा। उसने तुरंत एक टेक्नीशियन को बुलाया ताकि सिस्टम को रिबूट किया जा सके। कुछ मिनटों बाद किसी की नजर वॉल्ट के खुले दरवाजे पर पड़ी। फिर जो अफरा तफरी मची, उसने पूरे बैंक को हिलाकर रख दिया। $4 मिलियन गायब थे। सिक्योरिटी गार्ड्स और बैंक अफसरों के बीच खलबली मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी संदिग्ध नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घटना हुई ही नहीं। रिकॉर्डिंग पूरी तरह से छेड़छाड़ की गई थी। और फिर वह नोट मिला, एक कागज का छोटा सा टुकड़ा जो इस पूरी लूट का केंद्र बन गया। पत्रकारों ने उसे कैमरों के सामने दिखाया। मीडिया ने इसे सुर्खियों में छाप दिया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। आखिर इसका मतलब क्या है? परिवर्तन के लिए सामग्री? यह किसने लिखा? पूरे नाइजीरिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। जिसने भी यह काम किया है वह एक जीनियस है। यह चोरी नहीं है, यह एक संदेश है। यूबीए बैंक संकट में आ गया। ग्राहकों ने घबराकर अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए। बैंक के बड़े अधिकारी लगातार मीटिंग्स कर रहे थे, यह तय करने के लिए कि अब क्या किया जाए। एक अधिकारी ने गुस्से में कहा, हम पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत हो चुके हैं। उधर इबादान में अमारा बिना किसी परेशानी के इबादान पहुंच चुकी थी। जब तक पुलिस ने उसके लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया, वह पहले ही अपना रूप बदल चुकी थी। उसके छोटे कटे बाल अब लंबे ब्रेड्स में बदल चुके थे। उसकी नारंगी मेंटेनेंस वर्कर की वर्दी अब एक साधारण ड्रेस में बदल चुकी थी। वह भीड़ में ऐसे घुल मिल गई जैसे वह कभी अलग थी ही नहीं। कई महीनों के बाद अमारा ने खुद को पहली बार हल्का महसूस किया। अमारा को लगा था कि वह अपने अतीत से दूर जा चुकी है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। $4 मिलियन की यह रहस्यमयी चोरी पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी थी। हर कोई यही जानना चाहता था, क्या अमारा हमेशा के लिए गायब हो गई या उसका अतीत उसे पकड़ने वाला था? और अब सवाल आपसे, क्या अमारा एक सही लड़की थी जो अन्याय के खिलाफ लड़ रही थी, या वह एक शातिर अपराधी थी जिसने सिस्टम को मात दे दी? हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप इस कहानी में अब तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यूबीए बैंक के लिए यह चोरी एक शर्मिंदगी थी, पुलिस के लिए यह एक चुनौती थी, और जनता के लिए यह एक रहस्य जो हर किसी को हैरान कर रहा था। चोरी के कुछ घंटों के अंदर ही यह मामला मीडिया में छा गया। अखबारों की सुर्खियां चीख रही थी, लागोस के यूबीए बैंक से $4 मिलियन गायब, कोई सुराग नहीं। सोशल मीडिया पर इस चोरी के वीडियो का तूफान आ गया। इतना बड़ा घोटाला रातों रात कैसे हो सकता है? बैंक की सिक्योरिटी सिस्टम को बिना अलार्म बजाए कौन बंद कर सकता है? यह किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा है। यूबीए बैंक के अधिकारी बुरी तरह घबरा चुके थे। बैंक के हेड ऑफ सिक्योरिटी से जब जवाब मांगे गए तो वह पसीने से लथपथ खड़े थे। यह अंदरूनी मिलीभगत के बिना मुमकिन ही नहीं है, उन्होंने घबराते हुए कहा। लेकिन उनके तर्क किसी को संतुष्ट नहीं कर पाए। दोपहर होते होते बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लागोस स्टेट पुलिस कमांड को औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और मामले की गहन जांच की मांग की। लागोस स्टेट पुलिस ने इस केस के लिए अपने सबसे अनुभवी अधिकारी को भेजा, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर अकीन गबाड़े। अकीन की पहचान एक तेज तर्रार अफसर के रूप में थी जिसने कई हाई प्रोफाइल केस सुलझाए थे। जैसे ही वह बैंक के वॉल्ट में दाखिल हुआ, उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। कोई जबरदस्ती घुसपैठ के निशान नहीं, उसने बुदबुदाया। कोई ताले टूटे नहीं, मतलब जिसने भी यह किया वह सिस्टम के हर पहलू को पहले से जानता था। वह तेजी से बैंक के आईटी मैनेजर की ओर मुड़ा। नेटवर्क का पूरा डायग्नोस्टिक रिपोर्ट निकालो, मुझे पता लगाना है कि किसने क्या एक्सेस किया और कब। अगले 48 घंटों तक पुलिस ने बैंक का कोना कोना छान मारा। कर्मचारियों से पूछताछ हुई, एक्सेस लॉक खंगाले गए, बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम की पड़ताल हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज बेकार था, रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ की गई थी जिससे उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं दिख रहा था। डिजिटल लॉग्स भी क्लीन थे, ऐसा लग रहा था मानो सिस्टम ने खुद अपने निशान मिटा दिया हो। बैंक स्टाफ को कुछ भी याद नहीं था। घंटों की पूछताछ के बाद भी कोई काम की जानकारी नहीं मिली। एक पुलिस अफसर ने ब्रीफिंग के दौरान कहा, जिसने भी ये किया वो बेहद शातिर है। लागोस शहर में इस केस की चर्चा हर गली चौराहे पर हो रही थी। कुछ लोग इसे परफेक्ट क्राइम कह रहे थे तो कुछ इसे सिस्टम के खिलाफ विद्रोह मान रहे थे। पुलिस को 62 घंटे तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला तो मामला लागोस स्टेट पुलिस से छीन लिया गया। अब इसे सौंपा गया डीएसएस, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट सर्विसेज को, जो नाइजीरिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी थी। अगर डीएसएस इस मामले में आ गया तो मतलब यह सिर्फ चोरी नहीं बल्कि कुछ और बड़ा है, एक बड़े पुलिस अधिकारी ने कहा। डीएसएस ने केस संभालते ही अपनी जांच शुरू कर दी और उन्होंने कुछ ऐसे सुराग खोज निकाले जो पुलिस की नजरों से छूट गए थे। डीएसएस यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट सर्विसेज एक ऐसी एजेंसी थी जो सिर्फ पैसा बरामद करने नहीं बल्कि मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए काम कर रही थी। उनके पास ऐसे साइबर टूल्स, खुफिया नेटवर्क और संसाधन थे जिनकी पहुंच स्थानीय पुलिस से कहीं आगे थी। इस केस की कमान सौंपी गई स्पेशल एजेंट ताड़े ओगुंडेल को। ताड़े एक ऐसा अफसर था जो सालों से काउंटर टेररिज्म और साइबर क्राइम पर काम कर रहा था। वह शांत था लेकिन किसी शिकारी की तरह रिलेंटलेस।
जिसने भी यह किया उससे एक गलती हुई। ताड़े ने अपनी टीम से कहा। उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और ऑनलाइन कोई भी गायब नहीं होता। डीएसएस की टीम ने वही खोजा जो पुलिस न देख सकी। बैंक के नेटवर्क लॉग्स की गहराई में जाकर उन्होंने एक पैटर्न देखा। सिस्टम में छोटे बदलाव किए गए थे जो एक बेहतरीन हैकर के काम की पहचान थी। ताड़े कंप्यूटर स्क्रीन पर झुका। छोटा सा निशान है, जिसने भी यह किया उसने अपने ट्रैक्स काफी हद तक मिटा दिए, लेकिन पूरी तरह नहीं। डीएसएस ने सर्वर रूम से निकलने वाले एन्क्रिप्टेड सिग्नल्स को ट्रेस किया। ये सिग्नल कई देशों से होते हुए एक बर्नर नेटवर्क से जुड़े थे, लेकिन डीएसएस के पास ऐसे टूल्स थे जो इन टुकड़ों को जोड़ सकते थे। और कुछ ही दिनों में उन्होंने उस जगह को पहचान लिया जहां से यह सब ऑपरेशन हुआ था। इबादान, ओयो स्टेट का एक छोटा अपार्टमेंट। उधर अमारा जॉनसन खुद को गायब करने की तैयारी कर रही थी। इबादान में उसने पिछले कुछ दिनों से एक साधारण कमरा किराए पर लिया था। कमरे की दीवारों पर नक्शे, फेक आईडीज और प्लानिंग नोट्स चिपके थे। उसे पता था कि वह ज्यादा समय तक नाइजीरिया में नहीं रह सकती। अब नेट उस पर कसता जा रहा था। उसने पहले से तय किए गए कनेक्शन से एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया। नया नाम था नगोजी चुक्वू, एक नाइजीरियन एंटरप्रेन्योर जो साउथ अफ्रीका की यात्रा कर रही थी। फिर उसने अपनी फ्लाइट नर्मदी आजिकीवे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अबुजा से बुक कर दी। उसने लागोस एयरपोर्ट को इसलिए अवॉइड किया क्योंकि वहां सिक्योरिटी ज्यादा कड़ी थी। डीएसएस के पहुंचने से पहले ही अमारा निकल पड़ी। 12 अप्रैल अमारा ने एक छोटे बैग में अपनी जरूरी चीजें पैक की, कुछ कपड़े, एक बर्नर फोन और चोरी किए गए पैसों का एक छोटा हिस्सा। बाकी की रकम पहले ही ऑफशोर अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी गई थी, जिसे सिर्फ अमारा के बनाए हुए एनक्रिप्टेड सिस्टम से एक्सेस किया जा सकता था। जब वह अबुजा की बस में बैठी तो एक पल के लिए उसने राहत की सांस ली। बस कुछ और कदम और मैं आजाद हूं। डीएसएस था 2 कदम पीछे, लेकिन जो अमारा नहीं जानती थी वो यह कि डीएसएस अब बस उसके पीछे था। 10 अप्रैल डीएसएस की टीम इबादान के उस अपार्टमेंट में पहुंची, लेकिन वहां अमारा नहीं थी। कमरा खाली था, लेकिन उसकी मौजूदगी के कुछ निशान अब भी थे। टेबल पर एक हल्का कॉफी का दाग, बिस्तर के नीचे एक खाली फ्लैश ड्राइव और एक हाथ से लिखा हुआ नोट, नाइस ट्राई। ताड़े ओगुंडेल ने वह नोट उठाया और हल्की मुस्कान दी। होशियार है, उसने बुदबुदाया, लेकिन इतनी भी नहीं। अब डीएसएस का शिकंजा कसने लगा। पूरे नाइजीरिया में सर्च बढ़ा दी गई। एयरपोर्ट्स, बस स्टेशंस, बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स, अमारा को हर हाल में पकड़ना था। एयरपोर्ट पर आखिरी मोड़ सुबह 6:15 अबुजा एयरपोर्ट यात्रियों से भरा था। बिजनेस क्लास वाले लोग अपने फोन पर व्यस्त थे, परिवार अपने बच्चों को संभाल रहे थे और टूरिस्ट सेल्फी खींच रहे थे। और उन्हीं के बीच एक साधारण सी ड्रेस पहने, कंधे पर छोटा सा काला बैग टांगे अमारा जॉनसन खड़ी थी। वह सुरक्षा चौकी तक बढ़ी। उसने अपनी फर्जी पासपोर्ट और बिल्कुल असली टिकट सुरक्षा अधिकारी को सौंपा। अधिकारी ने पासपोर्ट देखा, फिर अमारा की तरफ देखा। एक पल की खामोशी, फिर अधिकारी ने मुस्कुराकर पासपोर्ट लौटा दिया। सुरक्षित यात्रा करें मैडम। अमारा ने धीरे से सांस छोड़ी। उसने सिर हिलाया और गेट की ओर बढ़ने लगी। वह लगभग आजाद थी, लेकिन तभी गेट के पास खड़े 2 आदमी दिखे। काले सूट पहने, आंखों में शिकारी जैसी पैनी नजरें। कुछ अजीब सा लग रहा था। अमारा के कदम धीमे पड़ गए। उसने जल्दी से दूसरी दिशा में देखने का नाटक किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिस जॉनसन, एक सख्त आवाज आई। अमारा के अंदर हलचल मची, लेकिन बाहर से वह शांत रही। रुक जाइए, आदमी ने आदेश दिया। अमारा ने भागने की कोशिश नहीं की, शायद इसलिए कि वह जानती थी अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। अगले ही पल उन दोनों ने उसे घेर लिया। एक ने उसकी कलाई पकड़ ली, दूसरा पीछे हटकर ईयरपीस में कुछ बोला। चारों तरफ नजरें उठ गईं। एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों की हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कौन है ये? क्या चल रहा है? क्या ये वही नहीं जिसने बैंक लूटा था? मिनटों में यह खबर हर जगह फैल गई। ब्रेकिंग न्यूज, यूबीए बैंक डकैती की मास्टरमाइंड अमारा जॉनसन को अबुजा एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। टीवी चैनलों पर यही सुर्खियां दौड़ रही थीं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे थे। कैमरों की रोशनी में अमारा को हथकड़ियों में ले जाया जा रहा था। वह शांत थी, बिना किसी विरोध के, बिना किसी भाव के, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी सोच दौड़ रही थी। मैं बस कुछ ही कदम दूर थी, बस थोड़ी सी देर और मैं निकल चुकी होती। पर अब वह पुलिस वैन में थी, कोर्ट की ओर ले जाई जा रही थी। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। कैमरों की फ्लैश लाइट बार बार चमक रही थी। पत्रकारों की भीड़ से नर्स निकले अमारा जॉनसन की एक झलक पाने के लिए बेताब थी। वही महिला जिसने पूरे देश को हैरत में डाल दिया था। अमारा बिना किसी भाव के हाथ बांधकर चुपचाप बैठी रही। बाहर लोग उसकी गिरफ्तारी को लेकर बहस कर रहे थे। कुछ उसे क्रिमिनल कह रहे थे, तो कुछ उसे सिस्टम के खिलाफ खड़ी एक क्रांतिकारी। लेकिन कोर्ट में बहस किसी और चीज की थी। कोर्ट के अंदर बैठे लोग आपस में यह बातें कर रहे थे कि क्या अमारा अकेली थी, क्या $4 मिलियन अब भी कहीं छिपे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या वह इस केस से बचकर निकल पाएगी? सरकारी वकील बैरिस्टर तायो इदावू ने अमारा को एक शातिर दिमाग वाली अपराधी बताया। यह सिर्फ एक साधारण चोरी नहीं थी, उन्होंने अदालत में कहा। यह एक बेहद खतरनाक और पहले तैयार की गई साजिश थी, जिसे एक ऐसे व्यक्ति ने अंजाम दिया जो तकनीक को पूरी तरह समझता था। उन्होंने सबूत पेश किए। साइबर ट्रेस, डीएसएस के डिजिटल एक्सपर्ट्स ने बैंक सिस्टम में हुई छेड़छाड़ को अमारा के अपार्टमेंट से लिंक किया था। फर्जी आईडी और वर्दी। जांचकर्ताओं को वह मेंटेनेंस वर्कर की यूनिफॉर्म और नकली आईडी मिली, जिसका इस्तेमाल उसने बैंक में घुसने के लिए किया था। हैकिंग सबूत, सर्वर लॉग्स में ऐसे डिजिटल निशान मिले जिनसे साबित हुआ कि सुरक्षा सिस्टम को जानबूझकर निष्क्रिय किया गया था। लेकिन अमारा के वकील बैरिस्टर केने उडोका ने एक अलग ही कहानी पेश की। क्या कोई सोचेगा कि एक अकेली महिला बिना किसी मदद के इतने बड़े बैंक को चकमा देकर $4 मिलियन उड़ा सकती है? उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने 3 अहम सवाल उठाए। एक, अगर अमारा ने पैसे चुराए तो वे कहां हैं? डीएसएस को उसके पास से कैश नहीं मिला। 2, क्या वह सच में अकेली थी? क्या इस योजना के पीछे कोई और भी था? 3, वह पकड़ी क्यों गई? अगर उसने इतनी होशियारी से बैंक लूटा था तो वह इतनी आसानी से एयरपोर्ट पर क्यों पकड़ी गई? कोर्ट के बाहर लोग बंट चुके थे।
वह मास्टरमाइंड है, एक आदमी चिल्लाया। उसने बैंक को बेवकूफ बना दिया। नहीं, वह सिस्टम के खिलाफ खड़ी एक हीरो है, एक औरत ने कहा। उसने अमीरों से लिया और जनता को एक संदेश दिया। फैसला नजदीक था। जज ने हथौड़ा बजाकर कोर्ट में सभी को शांत रहने के लिए कहा। अमारा जॉनसन, इस अदालत का फैसला जल्द ही सुनाया जाएगा। अदालत में अमारा ने इस बात को स्वीकार किया कि वही इस बैंक डकैती की मास्टरमाइंड थी, लेकिन उसने यह बताने से इनकार कर दिया कि पैसे कहां गए और उसने यह सब क्यों किया। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। अमारा जॉनसन शांत बैठी थी, उसकी नजरें सीधी आगे देख रही थीं। जज ने गहरी सांस ली और फैसला सुनाने के लिए अदालत को संबोधित किया। यह मामला उन मामलों से अलग है जो हमने पहले देखे हैं, जज ने कहना शुरू किया। अमारा जॉनसन ने यूबीए बैंक से $4 मिलियन चोरी करने की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। सबूत स्पष्ट और सही है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, लेकिन इस मामले की एक और परत भी है। चोरी के बाद भी आरोपी ने इस धन का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया, बल्कि इसे समाज कल्याण से जुड़ी संस्थाओं को दे दिया। जज का स्वर कठोर हो गया। कानून किसी भी प्रकार की चोरी को माफ नहीं कर सकता, चाहे उसके पीछे कितनी भी नेक नियत क्यों ना हो। इसलिए इस अदालत का फैसला है कि अमारा जॉनसन को 30 साल की कैद की सजा दी जाती है, बिना किसी पैरोल की संभावना के। कोर्ट रूम में हलचल मच गई। कुछ लोग रोने लगे, कुछ तालियां बजाने लगे। अमारा के समर्थकों ने गुस्से में नारे लगाए, यह न्याय नहीं है। अमारा चुप रही। उसने कोई विरोध नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। अमारा की कहानी उसकी सजा के साथ खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों, यही हमारी कहानी का अंत होता है। अगर आपको यह कहानी रोमांचक और दिलचस्प लगी तो लाइक जरूर करें।